सकता है छोटे जिलों में? हर जिलों कमिश्नर बना देंगे। कमिश्नर क्यों बना रहे? छोटे जिले बनाओ, आप बैयर बनाओ, लांजी बनाओ। तो कर ही नहीं रहे, या मतलब शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, सारा काम किशोर समृद्धि कर रहा है। नहीं, 25-25 साल उससे क्या होता है? मतलब तो योजना अभी आई शासन की, तो शासन की योजना है। ये तो सरकार ने घोषणा की कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा। किशोर समिति ने तो ट्वीट किया था प्रधानमंत्री की घोषणा। नमस्कार, मैं उमेश बागरेचा, पद्मेश 24/7 के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज मेरे साथ चर्चा के लिए मेरे साथ उपस्थित हैं लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि। नमस्कार समृद्धि जी, आपका पद्मेश स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। आज हम इनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे, साथ ही इनके व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डालेंगे कि इन्होंने इतने वर्षों की राजनीति में जिले के लिए क्या किया, और अन्य संभावना पर भी हम इनसे चर्चा करेंगे। साथ ही चूँकि ये अभी राजनीति क्षेत्र में जनप्रतिनिधित्व के दायित्व से कई वर्षों से अभी पद पर नहीं है, किंतु राजनीतिक रूप से ये पूर्णतः सक्रिय हैं। और जो पुरानी पीढ़ी है वो तो इन्हें भली भांति जानती है, आप में से भी कई लोग जानते होंगे, किंतु नई पीढ़ी इनका पुराना जो परिचय है उससे वाकिफ़ नहीं है। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि इनका जो राजनीतिक परिदृश्य जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से लेकर अब तक इनकी जो यात्रा है उसके संबंध में आप सबको उससे अवगत हो। इसी क्रम में मैं सबसे पहले समृद्धि जी आपसे ये चाहूँगा कि आपका जो बैकग्राउंड है, जो पारिवारिक बैकग्राउंड होता है, और वो किस तरह का रहा, और आप कैसे राजनीति में किस रूप में आए और कहाँ से शुरुआत की? देखिए, हम बेसिक लांजी के पास एक छोटा सा गांव है शोभलपुर, हम वहाँ के मूल निवासी हैं। और चूँकि हम बचपन से ही वहाँ पे हमने अभाव देखा, गरीबी देखी, तो फिर वहाँ से हमारे अंदर एक राजनीति करने का भाव पैदा हुआ। और मेरे परिवार में मेरे पहले फादर जो पढ़े लिखे, जो टीचर हुए, दूसरा मैं पहला व्यक्ति जो राजनीति में आया। जब मैं राजनीति में आया तो मुझे बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो लोग कुर्सी में बैठे थे वो लोग, उनकी बनाई हुई व्यवस्था थी, मैं उसको खिलाफ संघर्ष करता था, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता था। तो मुझे वहाँ से आगे बढ़ने में बड़ा संघर्षों का सामना करना पड़ा। दूसरा, मुझे जेल से चुनाव जीतना पड़ा। मतलब आप सोच लीजिए कि छोटी छोटी समस्याओं के लिए मुझे कितने बार प्रशासनिक प्रताड़नाओं का शिकार होना पड़ा। और मतलब बहुत मुश्किल हो पाता है। ये बिहार और उत्तर प्रदेश की तरह लोगों ने सोचा किशोर समृद्धि जेल से जीत गया, कोई गैंगस्टर होगा, कोई बहुत बड़ा माफिया होगा, लेकिन वैसा नहीं है। मैंने लोगों के लिए संघर्ष करके जेल गया था और वहाँ से जनमत मुझे मिला, और उसके बाद मैं मेरे आप समाजवादी विचारधारा रखते हैं, और आपका जो राजनीतिक जीवन रहा है समाजवादी के रूप में ही ज़्यादा जाना जाता है। और शुरू में आप जो राजनीति में आए, कंकर मुजारे जी के साथ जुड़कर आप राजनीति में आगे आए, फिर बाद में आप उनसे अलग हुए, और उसके बाद फिर अपनी लाइन एक अलग बनाई, फिर आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, और फिर संघर्ष करते रहे आप, किंतु पहली बार सफलता आपको जेल से मिली। उसके पहले आपने कितने चुनाव लड़े? जब आप पहला चुनाव जीते जेल से 2008-9 में, उसके पहले चुनाव लड़े थे? देखिए, मेरा, आपने जो बोला, मेरा राजनीतिक जो करियर है, सबसे पहले मेरा राजनीतिक करियर हुआ NSUI से स्टार्ट हुआ, कांग्रेस पार्टी से। लेकिन कांग्रेस पार्टी में रहते रहते मैं, मुंजारे जी चूँकि हमारे यहाँ के एक बड़े यंग और इस तरह के नेता थे, तो उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर फिर मैं कांग्रेस में मैंने लांजी में कॉलेज नहीं होता था तो उसके लिए आंदोलन चलाया। वहाँ से कांग्रेस ने मुझे अनुशासनहीनता का पुरस्कार देके मुझे पार्टी से निकाला, और फिर मैं मुंजारे जी के साथ रहा। मुंजारे जी के साथ रहते 93 से मैंने चुनाव लड़ना शुरू किया, और समझ लीजिए मैंने 2007 में पहला चुनाव जीता विधानसभा।
पहला चुनाव मुंजारे जी की पार्टी से लड़े? नहीं, पहला चुनाव मैंने जनपद अध्यक्ष का लड़ा था मुंजारे जी की पार्टी से, फिर वो जो इलेक्शन पोस्टपोन हो गया, फिर मैं जनता दल से लड़ा। जनता दल चूँकि मुंजारे जी जनता वीपी सिंह जी के साथ थे, जनता दल में थे, तो वहाँ फिर मैंने जनता दल के साथ रहा। लेकिन मुंजारे जी उस समय जार साहब के साथ हो गए थे, जनता दल 2 हिस्सों में बढ़ गया था। फिर मैं समाजवादी पार्टी में आया, समाजवादी पार्टी से फिर मेरा एक राजनीतिक उत्थान शुरू हुआ, जेल से मैं चुनाव जीता। उसके बाद फिर अगला चुनाव आप, अच्छा उसके बाद फिर आपका बैन लग गया था। आपके ऊपर आरोप लगा था लांजी में आपने एसडीएम की जीप जलाए थे, मारपीट किए थे। तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आपके बारे में सोच लिया गया कि जेल से जीता तो मैं कोई वो असामाजिक तत्व हूँ क्या, मगर आपकी गतिविधियाँ तो उसी का प्रमाणित करती है कि आपने जो जीप जलाया और एसडीएम के साथ मारपीट की, तो एक व्यक्तित्व बनता ही है कि आप लड़ाकू किस्म के हैं करके। देखिए, अभी आपने ओबामा जी की किताब आपने देखी होगी, और कंकर मुजारे से जुड़े रहे आप, तो कंकर मुजारे जी का भी जो एक संघर्ष का जीवन रहा है और उसी संघर्ष की परिणति आप हुए, जी जी, है ना, और वो उसी तरह की गतिविधियाँ आपकी रही, जी जी, लड़ाई झगड़ा। जी जी। देखिए, आपसे बड़ी एक लाइन में आपको बताता हूँ। सबसे आसान काम है दुनिया में चापलूसी करना, और सबसे मुश्किल काम है लोगों के हक अधिकार दिलाना। तो जहाँ भी आप हक अधिकार दिलाने जाएंगे वहाँ पे आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि कोई आसानी से अपना हक अधिकार नहीं छोड़ना चाहता, या किसी के ऊपर उसने कब्जा किया है तो उसको आसानी से कब्जा नहीं छोड़ना चाहता। तो पुरानी कहावत भी है, जर जरूर ज़मीन का विवाद जो होता है, तो जर यानी संपत्ति हो गई, मेरी पत्नी हो गई, और ज़मीन जर यानी सम्मान हो गया। तो सम्मान तो बिना ताकत के आप हासिल नहीं कर सकते, चाहे जनमत की ताकत हो या किसी तरह की ताकत हो। तो दूसरी बात आपने देखा होगा कि अभी ओबामा ने किताब लिखी, तो ओबामा ने जो किताब लिखी उसमें उसने भारत के उद्योगपतियों के ठाट बाट पे बात की, वहाँ के राजनीतिक व्यक्तियों पे बात की। उसका अपना लिखने का, चूँकि दुनिया का बड़ा ताकतवर देश है अमेरिका, और वहाँ का लोकतंत्र बड़ा अवेयर है, मतलब तो उसने उस नज़रिए से देखा कि भारत में जो डेमोक्रेसी में जो लोग काबिज है, जो 134 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है। उसका फ़ायदा वहाँ पे जैसे ब्रिटिश कंपनी के समय रानी को लाभ देने के लिए बजट पास होता था, उसका सर्वाधिक जनता पे टैक्स लगा के बजट से वहाँ पे रानी का पेट भरता था, ब्रिटिश की हुकूमत उसका पेट भरती थी। वही स्थिति भारत में आज है कि यहाँ पे बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े जो ठेकेदार हैं, बड़े जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो उसका भरपूर दोहन कर रहे हैं, और यहाँ का लीडरशिप वीक है। उसने राहुल गांधी जी की उसको बात नहीं किया, उसने कहा कि राहुल गांधी कमज़ोर, ये नहीं कहा। उसने कहा कि भारत में जो ब्यूरोक्रेट है, भारत में जो अरबपति हैं, उनका ठाट बाट जनता, वहाँ की जनता कितनी गरीब है, तो उसके मुकाबले यहाँ के पॉलिटिशियन को अवेयर होना चाहिए, और जनता यहाँ से संपन्न होना चाहिए। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा गरीबी है, भारत सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का शिकार है। तो इस मुद्दे का सबसे बड़ा असर आपको बालाघाट में देखने मिलेगा। बालाघाट में इतने सारी इंडस्ट्री है, इतना सारा माइनिंग है, सर्वाधिक लोग बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग यहाँ के सारे बिजनेस में काबिज हैं। यहाँ का गरीब आदमी आप देखिए, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, कैसे अपने आप को गरीबी से बाहर निकाले। वो भगवान की ओर भाग रहा है, ईश्वर की ओर भाग रहा है, पंडित पुजारियों की ओर भाग रहा है। आप देखो गांव-गांव में परमात्मा एक, परमात्मा दो, परमात्मा तीन, तो कहीं प्रभु यीशु, तो कहीं कुछ, इस तरह लोगों का एक धार्मिक शोषण, जनता का धार्मिक शोषण चालू है। दूसरा, इस पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा राजस्व के मामले हैं, राजस्व में बड़ा शोषण है, बहुत ज़्यादा। कोई भी यहाँ का ब्यूरोक्रेट, कोई भी नौकरशाह जनता को सीधा हक अधिकार नहीं देना चाहता। दूसरा, यहाँ का ब्यूरोक्रेट राजनीतिक दलों में बटा हुआ है कि कौन पार्टी का आदमी किसका काम करना है, किसका काम नहीं करना है, किसका फ़ोन उठाना है, किसका फ़ोन नहीं उठाना। तो इन सब चीज़ों को लेकर जब संघर्ष होता है तो लोग, अभी आपने देखा होगा बालाघाट में कुछ पत्रकारों पे मामले बन गए, अधिकारियों से पूछने गए तो उन्होंने देखा कि जैसे जी न्यूज़ वाला एक मैटर नहीं हुआ था, जो याद होगा जिंदल वाला, कि जिंदल से वो मिलने गए और बाद में उनके ऊपर हफ्ता वसूली का और अवैध वसूली का आरोप लग गया। तो वही स्थिति बालाघाट में होगी, आप किसी अधिकारी से मिलने जाएंगे, बाद में पता चलेगा कि आपके खिलाफ FIR है, वही आप पैसे लेने गए थे। मतलब ये एक धंधा बन गया। तो इन सारी परिस्थितियों के खिलाफ यदि आप संघर्ष करेंगे तो आपके ऊपर मुकदमे बनेंगे, और यदि आप उनकी चापलूसी करेंगे, आप उनके घर में समय पर डब्बा पहुँचाएंगे, खाने पीने का सामान पहुँचाएंगे, तो आप सबसे अच्छे नेता बने रहेंगे। तो बालाघाट में जातिगत राजनीति ने पूरे ज़िले की जो एक डेवलपमेंट होना चाहिए ज़िले में, उसको ख़त्म कर दिया। यहाँ बेरोजगारी, गरीबी। आप पे कितने आपराधिक मामले हैं? मेरे ऊपर तो करीब 40 से 45 मामले रहे, सर्वाधिक पुलिस रोज नामचा है, उसमें कोई दम नहीं है।
वो सारे मामले ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, राजनीति में दल बदलते रहे आप, कभी सब पहले जनता दल, फिर समाजवादी पार्टी, फिर बहुजन समाजवादी पार्टी। देखिए मैंने दल नहीं, आप क्या भाजपा और कांग्रेस में तो मेरे ख्याल से आपका कुछ दाना पानी चलेगा नहीं। देखिए साहब, दुनिया तो इस बार कौन सी पार्टी लाएंगे? दुनिया में वो कोई भी आदमी जो लीड करना चाहता है, इंजन अपनी मर्जी से चलता है, डब्बे उसके पीछे चलते हैं। हम डब्बे हैं नहीं, हम तो इंजन है। तो जब इंजन सामने होंगे तो क्या होगा? इंजन को इंजन के पीछे लगाया नहीं जाएगा। तो इंजन होता है, तो हम लोग इंजन है और डब्बों से हमारी तुलना मत कीजिए। दूसरी बात, कांग्रेस और बीजेपी की बात, तो कांग्रेस में आपने देखा होगा सुकन्या मामला में राहुल जी का पूरा मैटर है, तो फंसा ही हुआ है। बीजेपी में भी हमने शिवराज सिंह चौहान का मामला होगा, याद होगा आपको, डंपर मामला हमने उठाया। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी में लोग हमको नहीं चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उनके लिए संघाध्यक्ष करते रहें। तो ऐसा थोड़ी होगा संघाध्यक्ष, हम तो जनता के लिए खड़े होने वाले लोग हैं। तो हमें सत्ता मिले ना मिले, हम विधायक बने ना बने, सांसद बने ना बने, लेकिन हमें संघर्ष तो करना है। अगर हम अपने आंखों के सामने गलत होता देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं बत्ती कर देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कोई पार्टी का सिंबल लाने की इच्छा है? अभी मैंने खुद का अपना दल संपूर्ण क्रांति पार्टी के लिए एप्लीकेशन दिया हूँ आर्टिकल 29A के तहत। और इलेक्शन कमीशन में अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोड़ा, उसने रोक के रखा हुआ है। अभी नया चीफ कमिश्नर आ रहा राजीव कुमार आ रहा है बिहार से, तो हो सकता है वो कुछ करे, नहीं तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट का शरण लेंगे, लाएंगे उसमें। वो हमारी अभी बातचीत चल रही है उस पूरे मैटर पे। तो अपना खुद का दल बना के हम काम करेंगे। और मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस को सही दिशा में चलाने के लिए एक कैप्टन बोलते हैं ना, मॉनिटर की जरूरत होती है। तो तीसरा दल जो होगा मॉनिटर रहेगा, वो इनको ठीक करने का तो तीसरा दल आपका बन जाएगा एमपी? बिल्कुल बनाएंगे, मेहनत लगती है, ऐसा थोड़ी होता है। एक अकेला आदमी तीसरा दल बना सब बनता है, दुनिया में हर चीज़ अकेली आई है। सूरज अकेला ही आता है, चंद्रमा बहुत से तारों के साथ निकलता है, उसका अस्तित्व नहीं होता सूरज के सामने। तो आदमी को सूरज की तरह होना चाहिए। क्या आपका प्रदेश में क्या आधार है जो आप अपनी पार्टी खड़ी कर लोगे? प्रदेश में आधार नहीं होता साहब, आधार बनाया जाता है। विजन होता है, आपका आइडियोलॉजी होती है, आपकी विचारधारा होती है, आपकी इस विचारधारा में काम करना है। हम जातिगत आधार पर राजनीति करें, हम लोग प्रोटेस्ट और चेंज इंडिया के हिसाब इस पर काम करेंगे। हम चाहते हैं कि भारत में पूरी तरह बदलाव हो। भारत में जो राजनीतिक परिदृश्य बहुत कमज़ोर है, दुनिया के मुकाबले आपका देश बहुत पीछे है। अब बोलने में अच्छा लगता है। अभी आप देख रहे हो चीन और भारत की जो फौज है, अभी 8 बार की बातचीत में एक बार भी चीन इनकी बात सुनने तैयार नहीं। लगातार चीन अपनी बातों से मुकर रहा है और ये उसको एक कदम पीछे हटाने की तैयारी नहीं। तो देखिए, भारत की राजनीति जाति, धर्म, भाषा और भावनाओं की राजनीति है। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स होनी चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स होनी चाहिए। आपके यहाँ है नहीं। आपका ज़िले में देखो आप, अभी बालाघाट है, 9200 वर्ग किलोमीटर का बालाघाट है। आपका पंजाब जो गोवा राज्य है वो 5200 वर्ग किलोमीटर है, गोवा आपसे ज़्यादा डेवलप है। सिक्किम आपसे थोड़ा ही छोटा है, सिक्किम स्टेट है, सिक्किम आपसे ज़्यादा डेवलप है। बालाघाट में क्या है? कमिश्नरी भी नहीं है। बालाघाट में अब तक डिवीजन, हर जिले को कमिश्नरी बना दिया जाएगा क्या? बालाघाट में अभी मध्य प्रदेश में 100 जिलों की जरूरत है, छोटे जिलों की। तो हर जिले को कमिश्नरी बना देंगे। कमिश्नरी क्यों बनाना? छोटे जिले बनाओ, आप बैयर बनाओ, लांजी बनाओ, वाराणसी बनाओ, इधर नैनपुर को जिला बनाओ, बरघाट को जिला बनाओ, बालाघाट को डिवीजन बनाओ। एक बात बताओ, आप इतने दिन से राजनीति कर रहे हो, इतने सालों से, दिन से तो नहीं, सालों से, तो बालाघाट के लिए आपने कौन सा संघर्ष किया? जैसे आप बोल रहे हैं कि लांजी को जिला बना दो या बैयर को जिला बना दो, तो आपने बालाघाट के लिए क्या किया? देखिए, मैंने फिर आपसे बोला, बालाघाट की जो मेजर पॉपुलेशन है वो कास्ट पॉलिटिक्स पे डिपेंड करती है। बालाघाट में कास्ट पॉलिटिक्स तो पूरे हिंदुस्तान में है। पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन उसका विकृत स्वरूप बालाघाट में, अच्छा स्वरूप नहीं है, विकृत स्वरूप है। कास्ट पॉलिटिक्स में भी बड़े बड़े, बिहार में और उत्तर प्रदेश में कास्ट पॉलिटिक्स है, लेकिन वहाँ के जो लीडर हैं देश की राजनीति में, उनकी अपनी पहचान है। यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स से इन्हें कोई पहचानता नहीं है, इनकी कोई पहचान नहीं है, इनका कोई विजन नहीं, कोई संघर्ष नहीं है। तो ये बड़ा फर्क है। आपकी कास्ट पॉलिटिक्स, मैंने कहना है कि जो जातिगत राजनीति करते हैं उनमें काबिलियत नहीं, काबिलियत है तो दिखाइए, जनता के लिए कुछ कर। दूसरी बात, आपने कहा कि आपने क्या किया। देखिए, बालाघाट में याद होगा आपको, कलेक्टर बहुत बड़ा आदमी होता है, एसपी बहुत बड़ा आदमी होता है, और नेता छोटा होता है, विधायक छोटा होता है, सांसद छोटा होता है। राजनीतिक समझ है। राजनीति की जनता को इतनी समझ नहीं है कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि सबसे बड़ा होता है। यहाँ जिले में चर्चा है, कलेक्टर साहब बड़े होते हैं, विधायक साहब छोटे होते हैं। विधायक साहब से मुँह लग के बात कर लेंगे, सांसद से मुँह लग के, ठीक है आपका प्रतिनिधि, लेकिन उसका एक अपना जो एक स्थान है उसकी समझ नहीं है पब्लिक को। दूसरी बात, मैंने बालाघाट में इशू बेस्ड पॉलिटिक्स शुरू की। मैंने यहाँ पे 40 बच्चों की मौत का मामला उठाया, जब तो हेल्थ का कोई मैटर नहीं था। तब सबसे पहले मैंने इशू उठाया कि यहाँ के लोगों को सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ये सारी बातों का सबसे पहले मैंने फोकस किया।
सरकार के खिलाफ सबसे बड़े इशू मैंने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत मिशन, जो अपना गौरी शंकर मिशन जी उस समय सांसद होते थे, मैं उस समय यहाँ से सपा से एमएलए था, उस समय बिजली मंत्री होते थे सुशील कुमार सिंह जी, तब मैंने उन्हें बालाघाट जिले के टोले मजरों को शामिल करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत मिशन लाया। इस बात को पूछा कभी गौरी शंकर मिशन आपने क्यों नहीं कर पाया? मैंने बालाघाट में लांजी में सिविल हॉस्पिटल लाया, मैंने लांजी को नगर परिषद बनाया, नगर परिषद मेरे 11 महीने कार्यकाल बना। पहले आपके बालाघाट से लांजी बिजली जाती थी 132, अकेला यहाँ पे था, मैंने 132 बिनेगांव में बनवाया। किससे बनवाया? उस समय पंकज अग्रवाल होता था और ये क्या नाम बिजली मंत्री होते थे गौरी शंकर सेजवाल जी, उस समय मैंने उसको ये करवाया। मैं बैलगाड़ी से विधानसभा गया, बैलगाड़ी से विधानसभा जाने से सड़कों के लिए गया, बालाघाट जिले में सड़कें नहीं, तब पहली बार लेफ्टिस्ट इंटीग्रेटेड वर्ष की हमारे यहाँ सड़कें 290 किलोमीटर की सड़कें आई, जिसमें लांजी रजगांव, लांजी आमगांव, लांजी खैरागढ़, लांजी सालटेकरी और साले टेकरी से बैयर, बिरसा, मलाजखंड, परसवाड़ा, लामता, ये दूसरा बालाघाट से बैयर होते हुए एमपीआरडीसी की सड़क आई। तो ये सड़कों के लिए सबसे पहले किशोर समिति ने शुरू किया। इससे पहले क्यों नहीं गया कोई एमएलए? मैं चीफ सेक्रेटरी से मिलने गया कि मेरे यहाँ गेहूँ खराब आता है, मेरे यहाँ बिजली नहीं है, मेरे यहाँ पे गंदा चावल लोगों को देते हैं, तो मैंने उसको जाके लालटेन भेंट किया, मैंने बिजली के लिए संघर्ष किया। दूसरा, सोन नदी के जितने पुलिया, मेरे यहाँ सर्वाधिक लोग नाव में सफ़र करते थे, सर्वाधिक नाव पलटने से लोगों की मौत होती थी। मैंने जो कुल्पा और रामगांव के बीच का जो पुलिया है, उस पुलिया पे मैंने नदी के बीच में प्रोटेस्ट किया। मैं भोपाल तालाब में डूबने गया यहाँ की इसको लेके, मतलब बालाघाट जिले की लांजी की समस्याओं को लेके कितने मुद्दे रहे होंगे। चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा में पहला प्रिविलेज मोशन ले आया। मध्य प्रदेश का पहला एमएलए जिसने किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ या राज्य के बड़े नौकरशाह के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया, और सारे के सारे इशू बेस सारे इशू कि मेरे यहाँ सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं, पंचायत भवन नहीं है, आंगनवाड़ी नहीं है। अभी आप देखें उनके सारी आंगनवाड़ियाँ हैं, किसी भी आंगनवाड़ी में फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा हुआ है। आंगनवाड़ियों में पोजीशन आपने देखा कितनी ख़राब है। अभी लेटेस्ट आप देखो, बालाघाट जिले में सर्वाधिक पॉलिटिशियन गरीबों का जो पीडीएस का अनाज मिलता है उसमें पत्थर मिलाने का काम करते हैं। मैंने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, ये सरकार ने उसमें जांच के आदेश किए। अभी तक ठीक है किसी की गिरफ्तार नहीं हुई, लेकिन उस पूरे मैटर में मैं सीबीआई की जांच करवाने का अभी पिटीशन है। मतलब बालाघाट में रोडें आई तो किशोर समिति ने लाया, बालाघाट में बिजली आई तो किशोर समिति ने लाया, बालाघाट में पुल पुलिया बनी तो किशोर समिति ने लाया है। ये जो चावल की पीडीएस की जांच हुई तो किशोर समिति के कहने पर हुई, या कोई भी कहीं पे भी कोई काम होता है, कोई भी कोई जांच होती है तो वो किशोर समिति ने करवाया। अभी एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, मतलब ये जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं वो नहीं तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, या मतलब शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, सारा काम किशोर समिति कर रहा है। नहीं, 25-25 साल से है ना आप जनप्रतिनिधि। आप बालाघाट में आपके पास फिल्टर प्लांट है? मुझे एक बात बताओ, बैनगंगा में पूरी नदी खोदी जा रही है, कोई जनप्रतिनिधि बोल रहा है? पूरे रेत घाट खोदे जा रहे हैं, पूरी रेत कहाँ जा रही है, कोई जनप्रतिनिधि बोल रहा है? गांव-गांव में शराब बिक रही है, कोई जनप्रतिनिधि बोल रहा है? गली मोहल्ले में सट्टा हो रहा है, कोई जनप्रतिनिधि बोल रहा है? गांव में डॉक्टरों की व्यवस्था बहुत बुरी है, हॉस्पिटलों में व्यवस्था हालत बड़ी खराब है, कोई जनप्रतिनिधि बोल रहा है? तो आपके जनप्रतिनिधि में फिर किशोर समृद्धि क्या कर रहे हैं? किशोर समृद्धि बोलता है, किशोर समृद्धि कमलनाथ जी से पूछना, 15 महीने के कार्यकाल में मैंने 150 धारा 356 का नोटिस दिया राज्य सरकार को। कमलनाथ जी आपको बताएंगे कि उनकी मैंने कितनी हालत पतली कर दी थी, आपको नहीं पता। अभी आप ही के यहाँ पे देखो, शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हुआ आपके सामने। रेलवे का क्रॉसिंग तोड़ दिया, रेलवे की जो सरेका कोचमी वाली जो बाउंड्री आपने तोड़ दी, वो भारत सरकार की है। लेकिन पैसिफिक मिनरल की जो भटेरा और बैयर रोड के बीच में जो बाउंड्री है, जो राज्य सरकार की जमीन लीज पे दी गई, उस बाउंड्री को आप नहीं तोड़ रहे हो। क्यों नहीं तोड़ रहे हो? आप देवी तालाब आपका अतिक्रमण है उसमें टोटल, एनजीटी ने बोला कि इसका अतिक्रमण हटाओ। इसमें पानी के अंदर बताओ 240 प्लाट की रजिस्ट्री हो गई। कौन पटवारी घुसा होगा, जरीब लेके नापा होगा, कैसे नामांतरण हो गया? पानी के भीतर कैसे प्लाट रजिस्ट्री होगी? तो मेरा ये नहीं कहना है कि मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं जागरूक जनप्रतिनिधि हूँ। मैं एक एक बात पे ध्यान रखता हूँ कि जिले में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मगर मेरा वही बोलने का मतलब था कि मतलब रोडें आपने बनवाए, पुल पुलिया आपने बनाया, बिजली आपके कारण आई। यदि आप नहीं होते तो ना यहाँ रोड आती, ना पुलिया आती, ना बिजली आती, सब अंधकार में रहते। अंधकार देखो, आपके घर में रोशनी हो जाती है। मेरी बात सुनिए, लांजी में सीसीटीवी कैमरे लगे, बालाघाट में कहाँ लगे बताओ? बालाघाट में कैसे लगे? सब जगह लगे। पहले कहाँ लगे? पहले कहाँ लगे?
उससे क्या उससे क्या होता है मतलब? ये तो योजना अभी आई शासन की, तो शासन की योजना है, कहाँ की योजना है? तो शासन की योजना है, शासन फंडिंग कर रही है उसके लिए। शासन फंडिंग नहीं करती साहब, नगर पालिका से बनवाना पड़ता है, नगर पालिका का फंड है। वहाँ पे हमने वो लगवाया क्या, ट्रैफिक सिग्नल लगवाया, शासन की योजना है भाई। लोगों में अब ट्रैफिक, आप सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हो, आप पूरी नगर पालिका में क्यों नहीं कहते कि अच्छा, किशोर समिति जिले में ऐसा नाम है जिससे व्यापारी डरते हैं, जिससे नौकरशाह डरते हैं, नेता उनसे दूर रहना पसंद करते हैं, इसमें क्या कारण है? देखिए साहब, आप में बहुत सी चीज़ों की कमी है। आप राजनीति का मकसद धन कमाना समझते हो। मैंने अब तक घर नहीं बनाया, मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे घर में सीबीआई ने छापा डाली, 2-2.5 हज़ार रुपये मिला मेरे को। किशोर समृद्धि के बोले करोड़ों रुपया किशोर समृद्धि के पास। अभी मैंने इनकम टैक्स की रेड कराई भोपाल में, जनसंपर्क और माध्यम के उन लोगों के खिलाफ जिसमें कंजे मियाँ है, विजन फोर्स है, मुकेश श्रीवास्तव इंडिया फोर्स है। मैं उसी बात पे फिर से आता हूँ, उसी बात पे फिर से आता हूँ। सुनो, मेरे कहीं पे भी कोई कार्रवाई हुई तो मतलब वहाँ पे किशोर समिति जुड़ गया, मतलब वो वहाँ पे भोपाल में छापा पड़ा तो किशोर समिति, उसके पीछे कितने दिन से लगा हुआ जानते हो? और उसमें जिस व्यक्ति ने फंड रिलीज किया, कौन है फंड रिलीज करने? अब मैं गोपनीयता, क्योंकि मैं सीबीआई को सब दे आया हूँ, उस पूरे मैटर में पैसा कहाँ पड़ा हुआ है वो भी दे के आया हूँ, मुंबई से करीमनगर पैसा कैसे पहुँचा वो सब मैं दे के आया हूँ। इसलिए मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन साहब मैं बहुत बारीकी से नज़र रखता हूँ सरकार के ऊपर। किशोर समृद्धि भूतपूर्व विधायक 2007-8 से है, 12-13 साल से मैं मेन ट्रैक की पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे इतनी अकल तो दी है कि मैं सरकार के ऊपर नज़र रखूँ। नहीं, ये तो मैं आम दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि किशोर समिति जी का जो होमवर्क होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, मतलब कागजी घोड़े जो इनके दौड़ते हैं तो उसमें शासन प्रशासन सारे हिल जाता है, क्योंकि ये बहुत ही बारीकी से अंदर तक की इनके पास जानकारी रहती है। इनका जो नेटवर्क है, मैंने भी मतलब मेरे को भी अनुभव है कि इनका नेटवर्क जो है देश के शायद अधिकांश जिलों में इनका एक नेटवर्क है जहाँ से इनको सूचनाएं मिल जाती हैं, उसके आधार पे ये उसमें अपने होमवर्क में लग जाते हैं। फिर इनके कागजी घोड़े दौड़ते हैं और उसी का परिणाम है कि ये जो बोल रहे हैं कि मैंने यहाँ शिकायत किया और वहाँ शिकायत किया, तो इनकी शिकायतें भी बड़े ऊपरी लेवल, मतलब छोटे लेवल की नहीं रहती, बहुत ऊपर लेवल की रहती हैं। इनकी शिकायतें ऐसी होती है कि जिसमें अडानी अंबानी भी हिल जाते हैं और बड़े बड़े जो इनकम टैक्स के अफसर भी हिल जाते हैं, या दूसरे और डिपार्टमेंट, ईडी और ये जो भी और सरकारी एजेंसियाँ हैं, ये इनके ऊपर के अधिकारियों तक की शिकायत करने में पीछे नहीं हटते हैं। और इसलिए किशोर समृद्धि का नाम आते से ही चाहे प्रदेश का प्रशासन हो चाहे और कहीं का प्रशासन हो, वो सख्ते में आ जाता है, क्योंकि इनका कागज बहुत अंदर तक की जानकारी रखते हुए डिपार्टमेंट में जाता है। और इसी का परिणाम है कि किशोर समिति एक ऐसा नाम है जिससे व्यापारी वर्ग, अधिकारी वर्ग और नेता ये सारे बह खाते हैं। अभी आपको लेटेस्ट बात बता रहा हूँ, मैंने जब डोनाल्ड ट्रंप पूरे ताकत में थे मध्य और इंडिया में मोदी जी उनके समर्थक, दोनों अच्छे मित्र, मैंने एक ट्वीट किया ट्विटर में कि अब जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें भारत की मूल निवासी जो है कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के लिए और बिडेन जो है राष्ट्रपति के लिए खड़े हो रहे हैं। तो मैंने एक ट्वीट किया, मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने चीन के सामने घुटने टेके हैं, उसने उत्तर कोरिया के सामने घुटने टेके हैं, उसने ईरान के सामने घुटने टेके हैं और अमेरिका का सम्मान घटाया। दूसरा मैंने पोस्ट किया कि अमेरिका में गैर अमेरिकन का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इसलिए गैर अमेरिकन और कुछ अमेरिकन जो बिडेन और कमला हैरिस के साथ हैं उनको ट्रंप के खिलाफ मूवमेंट चलाना चाहिए। मेरे इस ट्वीट को वाशिंगटन पोस्ट ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, CNN ने, स्काई न्यूज़ ने बड़े लेवल पे, तास ने, रूस की जो संस्था है तास, उसने बड़े लेवल पे उसको हाईलाइट किया। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? ट्विटर ने मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया। पूरे मुझे 5 अकाउंट बनाए, वो 5 सस्पेंड कर दिया। फिर मैंने ट्विटर के खिलाफ ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को और सूचना ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा कि जो ट्विटर है इसकी जो गाइडलाइन है दुनिया में सिर्फ 16 भाषाओं को हाईलाइट देता है, भारत में ये सिर्फ इंग्लिश को हाईलाइट देता है, भारत की 14 राष्ट्रीय भाषाओं को हाईलाइट नहीं देता, इसको बैन करना चाहिए। मैंने उसके खिलाफ जब कार्रवाई शुरू की ट्विटर के खिलाफ, तो जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसने गंभीरता से लिया और अभी आप देखते होंगे रोज़ पेपर में आ रहा है कि ट्विटर कभी कभी बैन हो सकता है, कभी बैन हो सकता है। तो अभी ट्विटर के खिलाफ मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, आपको बता रहा हूँ एक नई चीज़। दूसरी बात आपने देखा होगा, मैंने बिहार की जनता से सवाल पूछा कि बिहार में कौन सा दल चाहिए। मैंने बिहार के लोगों से पूछा कि तक्षशिला और नालंदा जिस राज्य में बड़ी यूनिवर्सिटी खुली है वहाँ का मुख्यमंत्री रबड़ी देवी,
जहाँ सबसे ज़्यादा IAS IPS और IFS जो लोग आए उस राज्य का मुख्यमंत्री कम पढ़ा लिखा आदमी। और मैंने ये कहा कि बिहार में चुनाव इस बात पे हो रहा है कि कौन सा दल शराब बेचेगा और कौन सा नहीं बेचेगा, तो महिलाएं तय करेगी बिहार का इलेक्शन। उसके बाद डिसाइड हो गया। तो सब लोगों को लगा कि भाई किशोर समृद्धि गलत ट्वीट कर रहा है। आखिर रिजल्ट क्या है? मैंने मध्य प्रदेश में कहा कि 28 सीटों पे सिर्फ इलेक्शन जो है, मतलब बिहार चुनाव भी बिल्कुल किशोर समृद्धि चलता है बाजार सारा को, मतलब ये जो दुनिया जो चल रही है वो सब किशोर समृद्धि के बल पे चल रही है। आप नहीं मानो, उससे कुछ नहीं। देखिए मध्य प्रदेश में 28 सीटों में चुनाव हुआ, आपके उसमें भी किशोर समृद्धि ने जिता दिया। अरे आप ये बताओ, शिवराज का मैंने जो वो किया, जो घुटने के बल बैठ के शिवराज ने जो माफ़ी मांगी, मैंने उस पर एक बात बोला कि मंदसौर गोलीकांड के लिए शिवराज ने घुटने टेक के माफ़ी मांग ली, मुल्ताई गोलीकांड के लिए किसानों के साथ हुए कांग्रेस ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी। दूसरी बात मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पे जो चुनाव है खरीदने वाले और बिकने वालों के बीच होगा, तो खरीदने वाला हमेशा ताकतवर रहता है। भाजपा से कुछ सेटिंग हो गई है? भाजपा में किसी के दरवाजे नहीं जाता, सेटिंग नहीं जाता। सेटिंग क्या लेन देना मुझे? यहाँ तो रोज ही बात होती कि मैंने किशोर समृद्धि को 5 करोड़ दे दिया तो उसको इसमें खरीद लिया। अच्छा ये बताओ, आप विधानसभा भी लड़ते हो, लोकसभा भी लड़ते हो, नगर पालिका भी लड़ते हो, फिर 2 विधानसभा, लांजी से अलग, बालाघाट से अलग, यहाँ से भी लड़ते हो, फिर हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करते हो। वो दौर चला गया। तो पैसा कहाँ से आता है? पैसा जहाँ से इनका आता है वहीं से हमारा आता है। उसमें क्या है? बीजेपी कहाँ से पैसा लाती है? कांग्रेस कहाँ से लाती है? जानते हो आप? बीजेपी का तो मतलब नंबर 1 में पैसा आता है। कोई नंबर 1 में नहीं आता है पैसा। बीजेपी पार्टी को तो आता है, कहीं कुछ नहीं आता किसी का। तो मोदी जी ने एक प्रावधान बना दिया नया, क्या बना दिया? पैसा आता है, कहीं कुछ नहीं आता किसी भी दल का। बॉन्ड अरे वो नहीं होता, वो सब फर्जी बात है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, मैंने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा हूँ, बड़ी गंभीर बात बता रहा हूँ कि जो भारत सरकार उज्ज्वला योजना में जनता के गैस सिलेंडर होते हैं ना, गैस सिलेंडर पे सब्सिडी पे बोला कि सब्सिडी छोड़ो, ये इससे बड़ा सरकार पे लोड पड़ रहा है, भारत सरकार कमज़ोर हो रही है, गरीब हो रही है। तो मैंने फिर भारत सरकार की बात आई कि किसानों की जो कृषि उपयोग में आने वाली चीज़ों पे सब्सिडी बंद की जाएगी। फिर सरकार की बात आई कि हम PDS में जो सार्वजनिक वितरण में जो अनाज मिल रहा है जनता को, उस पर सब्सिडी बंद करेंगे। तो मैंने फिर एक पत्र लिखा अभी कि इनकम टैक्स की धारा 80G, उसमें जो एग्जम्पशन मिल रहा है 80G में जिन लोगों ने चंदा दिया, धार्मिक चंदा दिया, उनको इनकम टैक्स की छूट है। दूसरा, जो बड़ी कंपनियां जिनने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई है उनको 2% CSR जमा करना होता है। तो उनको जो इनकम टैक्स में एग्जम्पशन है 35A12, 35A13, उसमें हजार करोड़ का, 2-2 हज़ार करोड़ का एग्जम्पशन है। उसमें कुल 37-38 लोगों को भारत में ये एग्जम्पशन प्राप्त है, जिसमें गौतम अडानी है, अंबानी है, आदित्य बिरला है, अजीम प्रेमजी, ये सब लोग शामिल हैं। तो मैंने बोला कि धारा 35A12, 13 का एग्जम्पशन खत्म करना चाहिए और 80G का एग्जम्पशन खत्म करना चाहिए, इसलिए कि 7,500 करोड़ जो स्विस बैंक में पैसा था, विदेशी पैसा, जो भारतीयों का पैसा था, उसके लिए इस देश की जनता ने 2004 में सरकार बदल दी। मनमोहन सिंह की सरकार 2008 में बदल दी, 9 में, और 1.100 ट्रिलियन डॉलर भारत सरकार पे वर्ल्ड बैंक का कर्जा है ना। भारत सरकार पे 555.5 अरब डॉलर का कुल विदेशी कर्ज है, उसमें विदेशी मुद्रा का कर्ज है। तो ये कर्ज से ज़्यादा तो 35A12 और 13 का एग्जम्पशन, अगर ये एग्जम्पशन खत्म कर दिया जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी। आप इनकम टैक्स में जो छूट दे रहे हो उस पर आप बात नहीं कर रहे हो, लेकिन गरीबों को आप अगर कहीं कहीं थोड़ा सा भी सब्सिडी दे रहे हो तो आप उस पर बात कर रहे हो। तो मैंने कहा कि इस पर बात नहीं करो, आप इस पर बात करो। तो आप सोचिए वही ये पैसा है जो 2% CSR में ये कंपनियां अपना ही पैसा लेके और उसी से चुनावी चंदा देती है। ये 37-38 जो उद्योग घराने यही चंदा देते हैं, इसी से नेता हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, इसी से नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो मेरा कहना है कि ये सब चीज़ें बंद होना चाहिए। आप अगर जनप्रतिनिधि जाओ, जनता से 1-1 रुपये चंदा लो, चुनाव लड़ो, कितना हेलीकॉप्टर घुमाते हो पता चल जाएगा, कितना दारू पैसा शराब बांटते हो। आप कैसे लड़ते हो तो पूछ रहा हूँ। हम वही तो आपसे बता रहे हैं कि हमें भी जो थोड़े बहुत लोग मदद कर देते हैं उससे हम लड़ते हैं। हम कोई बीजेपी या कांग्रेस से टाई अप नहीं करते कभी। और मैं उदाहरण बताऊं आपको, अब बता रहा हूं आपको, मुझे जब जनता समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया था, मेरे पास चुनाव लड़ने पैसा नहीं था। मुझे यहाँ पे कांग्रेस की उम्मीदवार है, क्या नाम उसका, महिला है, बोले समृद्धि जी अपन बैठ के बात कर लेते हैं, बिल्कुल खुली बात। तो मैंने बोला मैडम जी आप महिला हो और हम लोग राजनीति करते हैं और आपसे पैसा लेके राजनीति हम करें, एक महिला से पैसा लेके शोभा देता है।
उससे अच्छा मुझे जेल जाना पसंद है, मुझे मुझे जहर पी के मरना पसंद है अगर मुझे हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ी। तो उसके बाद फिर मेरा एसडीएम वाला प्रोटेस्ट हुआ, उसी में मेरे को सजा हो गई, उसी में हमारे समर्थकों ने गाड़ी जला दी, तोड़फोड़ हो गई, बीच चुनाव में जेल चला गया। तो देखिए चुनाव अपना अलग, जीतना हारना अपनी जगह है। जो चुनाव जीते थे आप 2008-9 में जी, आप पे ये भी छाप लगती है कई बार कि नक्सली आपको सहयोग करते हैं, तो उस चुनाव में भी नक्सली सहयोग वाला बात आई थी। मुझे एक बात बताओ, जो नक्सली अगर मुझे सहयोग करते हैं तो दूसरा चुनाव क्यों हारता है? जी, नक्सली तब तो मैं उनको और ज़्यादा सहयोग करके उनसे ज़्यादा ताकत ले सकता, दूसरा कैसे हार गया मैं? दूसरा चुनाव हारने की भी तो वजह होनी चाहिए। जो अब मैं जेल से जीत सकता हूँ, दूसरा कैसे हार गया चुनाव? दूसरा चुनाव मैं इसलिए हारा साहब कि मेरे साथ जो जातिगत व्यवस्था है, आप समझिए, बीजेपी ने लोधी समाज का व्यक्ति खड़ा कर दिया, कांग्रेस ने मरार समाज का खड़ा कर दिया। तो मुझे मरार समाज का, जब मैं विधानसभा का जब चुनाव लड़ा था जेल से, उस समय मरार समाज का उम्मीदवार नहीं था, और लोधी समाज के 2 उम्मीदवार थे, भाजपा और कांग्रेस के। तो मरार समाज मेरे साथ कनेक्ट हो गया, फिर हमारे साथ पवार समाज हो गया, हमारे साथ कुनबी बड़ी तादाद में सपोर्ट में आ गया। लेकिन जब मैं दूसरा चुनाव लड़ा तो कुनबी का एक सेपरेट उम्मीदवार खड़ा हो गया, जो एक मेरा बड़ा वोट बैंक था। तो वो करीब 18,000 वोट, जो उसमें से 14,000 जो एक साइड शिफ्ट हो गया, तो उससे मैं इलेक्शन आ गया। तो ये जातिवाद तो बाद में भी रहेगा, जाति इसका तो इस मान से तो जो आपकी मंशा है यहाँ से जनप्रतिनिधि बनने की, ये तो कभी फलीभूत नहीं होगी। देखिए, जनप्रतिनिधि, जनता, अब जातिवादी व्यवस्था में भी लोग चाहते हैं बेहतर काम करने वाला हो। तो लांजी से इस बार मेरा एमएलए बनना सुनिश्चित है, क्योंकि वहाँ के लोग कांग्रेस और बीजेपी के जातिवादी जो राजनीति करने वाले लोग, उनसे उनका विश्वास खत्म हो चुका है। मन भरना और विश्वास खत्म होना, दोनों में फर्क होता है। जब विश्वास खत्म होता है तो फिर नया जनादेश लेना पड़ता है। वो नया जनादेश किसको मिलेगा, एक अलग सवाल होता है। दूसरा, पार्लियामेंट में भी आपने देखा, केटी देशमुख जी, तो क्या नाम उनका, बोस सिंह जी, गौरी शंकर बिशन जी, ढाल सिंह बिशन जी, तो एक कंटिन्यू P1, P2, P3, P4 तक ये लगातार एक ही कास्ट चल रही है। नहीं तो लांजी की जनता आपको क्यों जिताया? लांजी की जनता इसलिए जिताएगी कि लांजी की जनता को, उन्हें पता है किशोर समृद्ध जीतेगा तभी लांजी का डेवलपमेंट। लांजी हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तीनों स्टेट से कनेक्टेड सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र है लांजी, और उसे डेवलप करने के लिए एक बड़े इसकी आत्मविश्वास की ज़रूरत पड़ेगी, आत्मबल रखने वाले व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ इमोशनल पॉलिटिक्स है, मीठी मीठी बातें करने वाली पॉलिटिक्स। तो डेवलपमेंट की राजनीति, जब हम लांजी को जिला बनाएंगे, जिले के लिए हम संघर्ष करें, तो लांजी अपने आप पड़ेगा। हमको इस जिले में 2 चीज़ के लिए संघर्ष करना है, एक तो बालाहाट को कमिश्नरी बनाने के लिए, दूसरा लांजी को जिला बनाने। तो लांजी, बैयर, बालाहाट, वाराशुनी, ये सब मिलकर तब जाके बालाहाट कमिश्नरी होगी। बालाहाट कमिश्नरी होगी तो बालाहाट का ठीक होगा। दूसरा, आपने अभी भारत सरकार की भी आपने देखा होगा कि हर जिले को हम एक मेडिकल कॉलेज देंगे, मतलब सरकार की योजना में। ये भी किशोर समिति के कारण तो नहीं है? तो लाएंगे, संघर्ष करेंगे। जब नहीं, संघर्ष ये जो सरकार ने घोषणा की है, ये घोषणा की कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा, किशोर समिति ने तो नहीं ट्वीट किया था प्रधानमंत्री की घोषणा में जो होगा, प्रधानमंत्री को हम लोग सुझाव लिखते रहते हैं, मालूम? हाँ, वही तो सुनो मेरी पहले बात। तो प्रधानमंत्री जी को जो प्रशासनिक सुधार आयोग, मैंने फिर लिखा कि अभी 2 प्रशासनिक सुधार आयोग बने, तीसरा प्रशासनिक सुधार आयोग भारत सरकार ने बनाया नहीं है। तो मैंने फिर लिखा कि आपको तीसरा प्रशासनिक सुधार आयोग भारत सरकार को बनाना चाहिए, और अभी भारत में बहुत सारे प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता है। मैंने मध्य प्रदेश की बहुत सी ऐसी चीज़ें भेजा हूँ जिसको प्रशासनिक सुधार में उसको शामिल करना चाहिए। और उसमें हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज का जो मैं बात कर रहा था। दूसरा, याद होगा आपको, बालाहाट जिले में गन्ना खूब होता था, अभी भी होता है। यहाँ की पॉलिटिक्स पे आप बात करते हो, किसी ने शुगर मिल की बात की? किसी ने बनाया शुगर मिल? कहाँ एक सीमेंट कारखाना पहले होता था, वो भी बंद हो गया। यहाँ की टोटल इंडस्ट्री तो ख़त्म हो गई। यहाँ का मैग्नीज और दूसरी जगह जा रहा है, यहाँ का जो कॉपर है दूसरी जगह जा रहा है। जिस समय आपने SCL ने यहाँ पे बालाहाट जिले में जो माइनिंग लीज लिया था, उस समय उसका तो उसको जो बोला जाए कि वो जो फार्म होता है, वो फार्म भरने के बाद ये तैयार होता है कि हम ये जो खोद रहे हैं इसका क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। SCL ने प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगाई, माइल ने प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगाई। जितने भी यहाँ पे बड़े मैग्नीज ओर के इंडस्ट्री लगाने वाले लोग हैं, उन सब लोगों ने जो मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड से क्या खनिज मंत्रालय से तो MLA ली, माइनिंग लीज ले ली, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट किसी ने लगाई, सिर्फ खोद रहे और बेच रहे हैं। ये ऐसा मामला है साहब। यदि जैसे कोल ब्लॉक का नहीं हुआ था, जिन लोगों ने कोल ब्लॉक ले लिया और बोला कि हम पावर प्लांट लगाएंगे, पावर प्लांट लगाया नहीं। उसके बाद में CBI ने उस पूरे मामले को देखा और उसके बाद में छापे की कार्रवाई की, कई लोग जेल गए।
तो ये स्थिति यहाँ पे माइनिंग लीज मैग्नीज की लेने वालों की होगी, SCL की लीज वालों की होगी। तो सरकार इनके खिलाफ यदि कार्रवाई करेंगे तब जाके कार्रवाई हो। अगर इतने सारे प्रोसेसिंग प्लांट लग जाएंगे, आप जानते हो बालाघाट की आधी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, पूरा बास खत्म हो गया, लोगों ने कागज़ का कारखाना नहीं लगा पाया। तो आप राजनीतिक समझ की कमी है यहाँ जनप्रतिनिधियों में, यहाँ पे जो लोग। ये एक चीज़ पूछना चाह रहा था मैं कि जैसे पूर्व में जो राजनीतिज्ञ रहते थे जी, उनका एक प्रभाव रहता था, एक बात रहती थी, दम रहता था, और जो नौकरशाह रहते थे इनके जो आपस के जो संबंध रहते थे एक अलग तरह के रहते थे। आज जो ये दोनों की जो चलती है जुगलबंदी, इससे जिले या मतलब समाज को या जिले को या क्षेत्र के विकास को क्या फर्क पड़ता है? देखिए क्या असर आता है? जुगलबंदी के बारे में आपने सुना? ये जुगलबंदी नहीं, एक्चुअल में ये खरीद फरोख्त। पूरे मध्य प्रदेश में वल्लभ भवन से लेकर जिला स्तर तक के क्लास 1 की जो पोस्टिंग है पैसों पे होने लगी। तो अपनी मर्जी का कलेक्टर लाओ, काम कराओ, आधा पैसा कलेक्टर खाएगा, आधा पैसा नेता खाएगा। ये पोजीशन है पूरे मध्य प्रदेश में। बालाघाट में भी ये पोजीशन है। बालाघाट में कोई अच्छी पोजीशन नहीं है। बालाघाट में अभी देखो आपने, हमारा जो जिला प्रतिनिधि अपने जो कलेक्टर साहब हैं, पहले हिना कावरे के पीछे पीछे घूमते थे, गुड्डा जायसवाल के पीछे पीछे घूमते थे, उसके बाद गौरी शंकर बिसेन से मुंह लगाते थे, अब गौरी शंकर बिसेन के पीछे पीछे घूमते हैं, इनसे मुंह लगाते हैं। रामकिशोर कावरे जी राज्य मंत्री बन के आए, कलेक्टर साहब के साथ में उठना बैठना। देखिए ब्यूरोक्रेट अपनी जगह है और जनता का चुनाव प्रतिनिधि अपनी जगह है। दोनों के बीच एक डिस्टेंस होना चाहिए और दोनों को मिलके ही काम करना। विकास तो दोनों को मिलके करना है। आप किसके साथ घूम रहे हो, क्या घूम रहे हो, इससे नहीं मतलब, किस लिए घूम रहे हो उससे मतलब है। आपका उद्देश्य क्या है? आप बालाघाट जिले की स्थिति आप देखिए। बालाघाट जिले में रोजगार कार्यालय, जिला रोजगार कार्यालय है। उस रोजगार कार्यालय से आपने देखा महीने भर में एक आध नौकरी लगी होगी किसी को लगा है, किसी को नौकरी लगी है वहाँ पे। ये स्थिति है। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ आप कैसे प्रोटेस्ट करेंगे, कैसे संघर्ष? आप जिले में आप देखिए पूरा अभी सर्वाधिक पूरा राजनीतिक जो एटमॉस्फेयर है भावनाओं पे डिपेंड करता है। भावनाओं से देश नहीं चलता साहब। अच्छा, आपकी राजनीति पॉजिटिव क्यों नहीं चलती, निगेटिव क्यों चलती है? मेरी राजनीति पॉजिटिव में चलती है, निगेटिव नहीं चलती। यहाँ की सारी पॉलिटिक्स निगेटिव में चलती है, जनता को लूटने वाली चलती है। मैं उनको राइट्स दिलाने की बात करता हूँ, तो मेरी निगेटिव कैसे? राइट्स दिलाने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट्स का शोषण करने वाला निगेटिव होता है। गरीब को भोजन नहीं मिल रहा है वो पॉजिटिव नहीं है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना निगेटिव है। आप समझ लीजिए, मतलब गरीब को भोजन न मिले लेकिन आवाज़ उठाने वाला क्या हो गया? एंटी सोशल हो गया। जो समाज को हक अधिकार दिलाने की बात करता है वो पॉजिटिव होता है। जो शोषण करने वाला कैसे पॉजिटिव होगा? आप कलेक्टर के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, SP के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, थानेदार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, SDM तहसीलदार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, गांव के सरपंच के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो फिर कहाँ की कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हो? काहे की डेमोक्रेसी? फिर तो चापलूसी। एक नया ग्रंथ लिखना चाहिए भारत की राजनीति में चापलूसों के लिए। राजनीति और युद्ध नीति एक जैसी होती है, लोगों के हक अधिकार के लिए होती है, लोगों के राइट्स दिलाना। फिर मैंने आपको पहली बार बोला कि लोगों के राइट्स दिलाना सबसे मुश्किल काम होता है। अच्छा, ये बताओ, आपकी पर्सनल क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं जी जी, कि अभी तक शादी क्यों नहीं किया आपने? देखो बहुत बढ़िया चीज़ सुनाओ। शादी एक उम्र में अच्छी लगती है, छोटे भाई बहनों की शादी हो जाए, उनके बच्चे हो जाए, है ना। तो हमारा ज़िले में एक एज के बाद में लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते, शोभा नहीं कर देता है सब। अब राजनीति में शादी करेंगे आज के समय तो फिर आप भी फ्रंट पेज खबर लगाओगे, किशोर समझते किधर गए, किस दिशा में गए, ये स्थिति होती है। अच्छा, बड़े बड़े लीडर के से पंगा लेते हैं आप। राहुल गांधी से का शिकायत की है, राज ठाकरे से पंगा लिए है, तो इसमें क्या मतलब एक मीडिया में रहने का एक छपास मीडिया में रहने की बात नहीं। देखो राज ठाकरे जी के साथ तो सडनली हो गया था। सडनली इसलिए हो गया था कि मेरे क्षेत्र के लोग रेलवे का एग्ज़ाम देने गए थे। उस समय मन से नया नई पार्टी बनी थी, तो राज ठाकरे जी ने हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ मारपीट कर दिया था और मैं उस समय MLA था। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया था उनके PA को, तो उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की। तो फिर मैंने कहा था कि भाई इसके खिलाफ़ जो भी कार्रवाई करेगा उसका। दूसरा बात, सुकन्या वाला जो मैटर है उसको तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्क्लोज़ किया कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुलायम सिंह जी, उनका पत्नी, उनका बेटा, दोनों बेटे प्रतीक
और डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, ये सब लोग फंस चुके थे। मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और ताज कॉरिडोर पे भी कांग्रेस ने मायावती को लपेट लिया था, चारा घोटाला चल ही रहा था। तो उस दौर में गोरखपुर में सम्मेलन था और इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल होने वाली थी। तो इनने मुझे पूरे दस्तावेज दिए। राहुल गांधी जी के प्रति मेरे मन में कभी कोई निगेटिव बात नहीं थी, गांधी परिवार के प्रति कभी रही भी नहीं। और चूँकि मैं कांग्रेस में NSY से मैंने राजीव गांधी जी के समय मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, उसके पीछे भी मेरी मंशा थी। राजीव गांधी को मैं बहुत पसंद करता था और आज भी मैं मानता हूँ कि भारत की प्रोग्रेस में बहुत बड़ी भूमिका इस देश में राजीव गांधी ने निभाई है। इंदिरा जी के बाद में एक बहुत बढ़िया राजनीतिक था और बड़ा साफ सुथरा पॉलिटिशियन था। बाद में जो भी वो बोफोर्स में ले लिया वो ले लिया। तो उस मामले को मुझे जब मुलायम सिंह जी ने कहा कि भाई किशोर समृद्धि मैटर है, इसको कैसे करोगे, फिर मैंने उसमें स्टडी किया। मैं बोला ठीक है। फिर मैं उसमें हेवियस कॉर्पस लगवाया। जैसे ही हेवियस कॉर्पस लगवाया मामला गर्म हो गया पूरा देश में। जैसे उसमें CBI इंक्वायरी के आदेश हुए तो मुझे मुलायम सिंह जी और उनका परिवार छोड़ दिया, बोला हम जानते नहीं। तो ये मेरे साथ तो ट्रेजेडी हुई। मुझे उसमें कोई बुराई नहीं है, छपास की और ये हो। अभी भी मेरे सामने एक मामला है सोहराबुद्दीन इनकाउंटर का, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का। अमित शाह जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं जब भी कभी पत्र लिखता हूँ अमित शाह जी प्रॉपर उसका जवाब देते हैं मुझे, मैंने जिस मैटर पे भी लिखा है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि अब उमेश बागरेचा जी से थोड़ी सी दो बात होगी तो उनके पीछे लग गई है, कोई बात नहीं। रिश्ते भी होते हैं राजनीति में, इनका अपना महत्व होता है। गलतियाँ सबसे होती है जीवन में। तो राज्य और देश की बात तो आप करते हैं, मगर ज़िले की बात, ज़िले के विकास के लिए क्या? अब आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ सुनाऊं। हमारे ज़िले का पूर्व सांसद इस समय भारत का कौन सा मंत्री, पर्यावरण मंत्री प्रहलाद पटेल जी, केंद्र में बड़ा नेता है। हमारे गौरीशंकर बिसेन जी 3 बार 4 बार 5 बार के विधायक हैं, केंद्र में 2 बार, राज्य में मंत्री रह चुके हैं। हमारे पास जो हमारे सांसद हैं वो भी काफ़ी सीनियर MLA भी रहे और अभी MP बने। इससे पहले मंजारे जी भी हमारे यहाँ रहे। मेरा कहना, इन सब लोगों से आप पूछिए ना कि आप लोग के अंदर क्षमता क्यों नहीं है। भाई इनको पता होना चाहिए कि भारत सरकार के कितने डिपार्टमेंट हैं, वो डिपार्टमेंट कितने यहाँ वर्क कर रहे हैं। एक नक्सलवाद एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उस पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पे बेसिक एजुकेशन पे यदि सरकार पैसा खर्च कर दे तो आधा नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। सोनगुड्डा में आप CBSE ICSE के स्कूल डालो, गढ़ी में डालो, इधर लांजी में डालो। आप देखो 50-50 100-100 किलोमीटर बच्चों को लेके लांजी से लोग बालाहाट और गोंदिया जाते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो आप बेहतर एजुकेशन देने की बात नहीं करते। तो आप जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप ही नहीं है, आप कैसे इसको आगे बढ़ाओगे। आप तो मेरा कहना, बालाहाट जिले को आप टैक्स फ्री कर दो, सारी इंडस्ट्री आ जाएगी। जितने 67 संसदीय क्षेत्र हैं जहाँ पे नक्सलवाद है 9 राज्यों में, वो सारे जिले आप टैक्स फ्री कर दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो कहीं कुछ करोगे तब ना कुछ बात आएगी। जातिगत भाषण, हम आपकी महिलाओं का सम्मान बचाएंगे, ये बचाएंगे, वो बचाएंगे, इससे थोड़ी होता है काम। आप काम करो ना। अब जिले में सट्टा हो रहा है, जुआ हो रहा है, शराब, अनैतिक रास्ते में लोग जा रहे हैं, तो जिला कैसे प्रोग्रेस करेगा। नौजवानों को बताओ कि हम यहाँ आपको रोजगार देंगे, यहाँ डॉक्टरों के लिए एक रास्ता बताओ, इंजीनियरों के लिए आप रास्ता बताओ, कुछ है नहीं आपके पास में। खेती तक तो आपकी ढंग की नहीं है। किसानों के पास पीने के पानी की सिंचाई की समस्या नहीं है। सिंचाई को लेकर ढंग से यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ डैमों की पोजीशन ख़राब है, नहरों की पोजीशन ख़राब है, सड़कों की पोजीशन ख़राब है। तो ये सब चीज़ों पे कोई बोलता ही नहीं है। सारे अधिकारियों का आप स्थिति देखो, जिले में 2 बार 3 बार आना चाहते हैं, क्यों आ रहे हो जिले में आप? लूटने मिल रहा है, खाने मिल रहा है, सरकारी खजाने का दोहन करने मिल रहा है। तो इन सब के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा ना। जब तक आप बोलोगे नहीं कैसे डेवलपमेंट होगा। आप चापलूसी कर रहे हो, आप ब्याज का धंधा कर रहे हो, आप लड़कों को गलत रास्तों में लेके जा रहे हो, जाओ ब्याज वसूली करके लाओ, वो परिवार को मार के आओ, उसको चाकू मार के आओ, उसको गोली मार के, ये कोई तरीका है? नौजवान को किस तरफ लेके जा रहे हो? ये सब चीज़ों को लेके आपको ठीक है सामने आना पड़ेगा ना। अब दिल्ली में आप चुन के जा रहे हो पार्लियामेंट में, इतने सालों में मैंने 2 लाइन डिबेट करते नहीं देखा यहाँ के किसी सांसद को। जब वहाँ आप बातें नहीं करोगे कैसे कोई बात होगी। अभी आप वित्तीय वर्ष 2020-21 कोरोना हो गया, 2020-21 का बजट कहाँ गया, इस पर कोई सवाल कर रहा है? मैंने अभी मध्य प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी उसको पत्र लिखा मैंने CM को कि जो चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस को और
अमित राठौर हमारे यहाँ सीओ रहा है, दोनों को सस्पेंड करो, इनसे पूछो कि वित्तीय वर्ष 2020 और 21 का बजट कहाँ गया। मैक्सिमम 5000 ठेकेदार है इस पूरे प्रदेश में जिनको भुगतान नहीं हुआ, और 52 डिपार्टमेंट त्राई कर रहे हैं कि पैसा गया कहाँ, आपने बजट पारित कर कहाँ गया पैसा। तो इन सब चीज़ों पे आपको वॉच करना पड़ेगा, तब जाके आपका जिले में डेवलपमेंट आएगा। कैसे करोगे, आपके पास कुछ नॉलेज नहीं। अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं जी, तो लांजी में भी चुनाव होना है जी। अभी लांजी में आपकी माताश्री अध्यक्ष है जी। तो फिर नगर पालिका चुनाव की तैयारी कर रहे होंगे। नगर पालिका सर, वो तो नगर, देखो हमारी मदर का लांजी नगर में काफ़ी सम्मान है। हमने वहाँ पे 3000 लोगों घर बनवाए हैं, काफ़ी कुछ बेहतर किए हैं, और करप्शन वहाँ पे हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है। और हमने तय करके रखा है कि जब तक हम गांव में काम करेंगे तो बेहतर काम करेंगे, हमसे कोई शिकायत ना हो। तो और मेरी राय में मध्य प्रदेश में एक रिकॉर्ड होगा कि सबसे अधिक उम्र की महिला दूसरी बार वहाँ चुनाव जीतेगी नगर पालिका में, उसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल, अब चर्चा काफ़ी समय हो गया, आखिरी सवाल कर रहा हूँ कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि एक किशोर समिति के नाम आने से ही लोगों में थोड़ा एक दूर भागने की एक सोच आ जाती है। जी जी। तो चूँकि आप जनता के बीच रहना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, जनता के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो जनता आपको स्वीकार कैसे करे? आप मतलब आप जनता के लिए कैसे जुड़ेंगे, जनता के साथ कैसे जुड़ेंगे और क्यों जुड़ेंगे? देखिए, अभी आपको छोटी छोटी इशू बताता हूँ। फसल बीमा योजना आपने देखा कि मैं जोड़ने आप मान रहे हो कि जातिवाद है? नहीं, वैसे में आपको चुनाव लड़ना है तो चुनौती नहीं, वो बड़ी है, वो सब ठीक कर लूँगा मैं। मुझसे क्यों लोग दूर भागते हैं? अब मैं शराब बेचने वाले को ये तो नहीं कहूँगा कि आप शराब बेचो, सट्टा लिखने वाले को ये नहीं कहूँगा सट्टा लिखो। तो मुझे तो इन सारी कुरीतियों का, जो लोग दूर भागते हैं, कुछ लोग मेरे करीब भी आना चाहते हैं, कुछ लोगों को अगर मुझसे बड़ी घृणा है तो कुछ लोगों को मुझसे बड़ा लगाव भी है। दूसरा, इस ज़िले में एक तबका, बहुत बड़ा तबका है जो बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है। मैंने 2009 में पूरे लोकसभा क्षेत्र के एक एक मतदाता को पत्र लिख के कहा था कि इस ज़िले में जब तक बेहतर लीडरशिप नहीं आएगी बदलाव नहीं हो सकता, जातिवादी व्यवस्था इस ज़िले को ख़त्म कर देगी। आज स्थिति वही है। तो मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स करके और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करके मैं लोगों को बदलूँगा। और अब मैंने शुरू कर दिया, चूँकि मेरे पास 6 साल का बैन था, मैंने अपने भाई को लड़ाया, लोगों ने स्वीकार नहीं किया, मदर को भी विधानसभा लड़ाया, लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तो लोगों का कहना है कि भाई किशोर समृद्धि यदि लड़ेगा तो हम पूर्व की तरह उसके साथ खड़े हो जाएंगे। अब पता नहीं कितना क्या है, वो तो जनमत है, उसके ऊपर अपन बहुत बात नहीं कर, लेकिन अगर मैं बेहतर काम करूँगा तो मुझे उसका लाभ मिलेगा। और याद, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, 96 से बालाघाट में लोकसभा कांग्रेस ने जीती है, लगातार बीजेपी का यहाँ पे वर्चस्व रहा है। तो अगर मैं लांजी से एमएलए विन होता हूँ तो फिर मुझे एमपी बनने से भी कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो एमपी में फिर मुझे पता है कैसे जीतना है चुनाव। तो लांजी मेरा इस बार निकल जाएगा, क्योंकि अब लांजी में वो तमाम जो लोग हैं, लोगों का उनसे मोह भंग हो चुका है और लोग बदलाव चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए लोग मुझे मदद करेंगे। और मैं भी पूरी तरीके से चाहता हूँ कि लोग मेरे साथ जुड़ें। तो अब चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और हमारी शुभकामनाएं, आप चुनाव लड़ें, विजयी हों, आगे बढ़ें और इस ज़िले के विकास के लिए आपके माध्यम से कुछ विकास हो जाए, इसी आशा और विश्वास के साथ आप पद्मेश 24/7 के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे जिलों में हर जिलों को कमिश्नर बना देंगे। कमिश्नर क्यों बना रहे? छोटे जिले बनाओ, आप बैयर बनाओ, लांजी बनाओ। तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, या मतलब शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, सारा काम किशोर समृद्धि कर रहा है। नहीं, 25-25 साल उससे क्या होता है? मतलब तो योजना अभी आई शासन की, तो शासन की योजना नहीं, तो सरकार ने घोषणा की कि हर जिले में किशोर समिति ने तो किया था प्रधानमंत्री की घोषणा।